राजवंशों ने भ्रिकुटी तानी थी। बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी। सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रिकुटी तानी थी। बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी। दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में, हो चमक उठी सन 57 में, वह तलवार पुरानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। खूब लड़ी, खूब लड़ी, खूब लड़ी, वो तो झांसी वाली रानी थी। खूब लड़ी, खूब लड़ी, खूब लड़ी, वो तो झांसी वाली रानी थी। ले चलती हूँ आपको 19वीं सदी के उस भारत में, जहाँ अंग्रेजों ने जनमानस पे इस प्रकार अत्याचार का कहर ढाया हुआ था कि समाज का एक एक जन प्रताड़ित था, उत्पीड़ित था। साधारण इंसान अपनी जीविका अर्जित करके जितना भी कमा पाता, उसका 8 गुना कर टैक्स उसे अंग्रेजी हुकूमत को जमा कराना होता था। किसानों की तो जीविका समाप्त होती जा रही थी। ईस्ट इंडिया कंपनी राइज कर रही थी और जो नेशनल इंडस्ट्री है उसका डाउनफॉल होता जा रहा था। अंग्रेजी सरकार ने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाई और एक ऐसा लॉ बना दिया जिसमें हिंदुओं को कन्वर्जन के लिए अलाउ कर दिया गया। एक ऐसा नियम बना दिया गया, कन्वर्जन्स अलाउ कर दी गई। जो बंदूकें होती हैं उसमें डलने वाली जो गोलियां हैं उसके कारतूस पर गाय और सुअर की चर्बी चढ़ाना शुरू कर दी। हमारी आस्था पर आघात किया, हमारे सेंटिमेंट्स पर प्रहार किया। अंग्रेजी सरकार के 3 ऐसे दूत, मैं कहूंगी डीमंस, असुर, बेबिंगटन मैकॉले, जिसने कहा We must create a class of men in India who are Indian in blood and color, but they are English in taste, opinion, word and intellect. और बड़े अफसोस की बात है कि आज जिस समाज में हम रहते हैं, भारत में होकर भी ये समाज अपने आप को यूरोपियन कहलाने में गर्व महसूस करता है। फिर चाहे वो वेस्टर्न फूड हो, वेस्टर्न क्लोथिंग हो या वेस्टर्न सिनेमा ही क्यों ना हो। अंग्रेजी सरकार का दूसरा असुर मैक्स मुलर, जिसने हमारे वेदों को, हमारे शास्त्रों के अर्थों को अनर्थ कर दिया, मिस इंटरप्रेट किया, रॉन्ग इंटरप्रिटेशंस करके भर दिया समाज को मिसलीड करने के लिए। और तीसरा असुर रॉबर्ट क्लाइव, जिसने हमारे देश में अल्कोहल को, शराब को, प्रोस्टिट्यूशन को, वेश्यावृत्ति को और काउ स्लॉटर को, गोवध को लीगलाइज करवा दिया, लीगल परमिट दिलवा दिया, ताकि भारतवासी अपनी संस्कृति पर गौरव ना कर सके, ताकि भारतवासियों की सांस्कृतिक जड़ों में दीमक लगाई जा सके वेस्ट टॉक्सिफिकेशन की। ऐसे में भारत की भूमि पर एक ऐसी चिंगारी ने जन्म लिया था जो भारत की आजादी की लड़ाई में एक ऐसी भव्य मशाल बन गई। कौन थी वो? झांसी वाली रानी। आइए सुनते हैं उनका बचपन कैसा था। कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन छबीली थी। लक्ष्मीबाई नाम
पिता की वह संतान अकेली थी। नाना के संग पढ़ती थी वह, नाना के संग खेली थी। बरछी ढाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जबानी थी। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वह स्वयं वीरता की अवतार। देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के वार। युद्ध वीर की रचना खेलना खूब शिकार, सैन्य घेरना दुष्ट तोड़ना, ये थे उसके प्रिय खिलवाड़। महाराष्ट्र कुल देवी उसकी हो, महाराष्ट्र कुल देवी उसकी भी आराध्य भवानी थी। जय भवानी। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। पिता का नाम मोरोपंत, माँ का नाम भागीरथी, बच्ची मनु। बचपन से ही बहुत क्रांतिकारी विचार थे और अध्यात्म के संस्कार थे। उस समय जो हमारा भारत देश था, यहाँ उस समय के राजाओं को पेशवा कहा जाता था। उस स्थान पे जो पेशवा थे उनका नाम बाजीराव था। बाजीराव के कोर्ट में एक मिनिस्टर थे मोरोपंत, जिनकी बेटी थी मनु, और बाजीराव के ही पुत्र थे नाना, जिन्हें मनु नाना साहब कहती थी। और नाना साहब के साथ ही वो बचपन से खेलती थी। मनु के शौक, मनु के खिलौने, गुड्डे, गुड़िया, चूड़ियाँ ये सब नहीं थे। मनु के शौक भी क्रांतिकारी थे। घुड़सवारी करना, मार्शल आर्ट्स, युद्ध कौशल, तलवार चलाना, ये उसके शौक थे। और एक दिन नाना साहब के साथ घाट पर जा रही थी और देखा एक अंग्रेजी अफसर एक वृद्ध हिंदू को मार रहा है, पीट रहा है। मनु वहां गई और उसने कहा, ए ऑफिसर, छोड़ दे इनको, बाबा को छोड़ दे। और उस ऑफिसर ने सुना, अच्छा जा लड़की यहाँ से जा। और मनु ने क्या किया, मनु ने एक डंडा उठाया और उस ऑफिसर की जो उसने धुलाई की, जो उसने पिटाई की, वो ऑफिसर कहता है, लड़की छोड़ मुझे, पीछे हो जा। नहीं छोड़ूंगी, आज मैं तेरी खूब पिटाई करूंगी। तुम हमारे ऊपर अत्याचार करते हो, आज मैं तुझे बताऊंगी। खूब पिटाई की उसकी। वो अंग्रेज अफसर पेशवा बाजीराव के दरबार में पहुंच जाता है। वहां मनु को बुलाया जाता है, नाना साहब भी वहां पर है, मोरोपंत भी वहां पर है। अब वो अफसर कहता है बाजीराव पेशवा से कि कहिए इस लड़की को कि ये मुझसे माफी मांगे। मनु बुलंद स्वर में पेशवा बाजीराव की कोर्ट में, उनके दरबार में खड़ी है और कहती है कि महाराज, मैं इनसे माफी तभी मांगूंगी जब ये उन वृद्ध बाबा जी से माफी मांगेंगे। पेशवा बाजीराव ने कहा, पूरी बात क्या है मुझे बताओ। मनु ने जब पूरी बात बताई तो उन्होंने कहा, मनु बिल्कुल ठीक कह रही है, आपको माफी मांगनी होगी इन वृद्ध बाबा से। अंग्रेज अफसर ने मना कर दिया। अंग्रेज अफसर वहां से चला गया तिलमिलाता हुआ। और बाजीराव पेशवा को इतने प्रसन्न हुए उस छोटी सी नन्ही सी लक्ष्मीबाई से। उस दिन से उन्होंने लक्ष्मीबाई को अपनी पुत्री के रूप में मान लिया, स्वीकार कर लिया। समय बीता, मनु युवती होने लगी और मनु का श्रृंगार, मनु का सौंदर्य क्या था जानते हैं? मनु का वीर रस ही मनु का सौंदर्य था। और ऐसी मनु जब युवती हुई तो जीवन का उसका अगला पड़ाव क्या था, आए उस ओर चलते हैं। हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में, ब्याह हुआ रानी बन आई लक्ष्मीबाई झांसी में। उदित हुआ सौभाग्य मुदित महलों में उजियाली छाई। उदित हुआ सौभाग्य मुदित महलों में उजियाली छाई। कि
सती चुपके चुपके काली घटा घेर आई। तीर चलाने वाले कर्म उसे चूड़ियां का भाई। रानी विधवा हुई, हाय विधि को भी नहीं दया आई। निसंतान मरे राजा जी, रानी शोक समानी थी। फिर भी बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। लक्ष्मीबाई का विवाह गंगाधर राव के साथ कर दिया गया। अब वो झांसी की रानी बन गई। जब रानी बन गई तो आज राजमहल में 2 सैरंद्रियां हैं, मेकअप आर्टिस्ट उस समय की। वो आज लक्ष्मीबाई के साथ बैठी हैं और कहती हैं कि महारानी जी, आज हम आपका बड़ा सुंदर श्रृंगार करना चाहते हैं। तो लक्ष्मीबाई कहती हैं, श्रृंगार? मेरा श्रृंगार तो मेरे अस्त्र शस्त्र और मेरे विचार ही हैं। कौन सा श्रृंगार करना चाहती हूँ? जब उन सैरंद्रियों ने, सुंदर और मुंदर ने ये सुना तो बड़ी हैरान हुई। कहने लगी, महारानी जी, हमने सुना था आपके बारे में, आप तो बहुत क्रांतिकारी विचार रखती हैं, युद्ध कौशल भी आपको आता है, घुड़सवारी भी आती है, तलवार भी चलाती हैं, क्या सच में? तो लक्ष्मीबाई कहती है, बिल्कुल सच में। उन्होंने कहा, क्या नारियां ये सब कर सकती हैं? तो लक्ष्मीबाई ने कहा, क्यों नहीं, मैं तुम्हें भी ये सब सिखाऊंगी। और वो दिन था, रानी लक्ष्मीबाई ने वुमेन्स आर्मी की फॉर्मेशन की। उसने नारियों की भव्य सेना वहां तैयार कर ली। समय बीता, गंगाधर राव बहुत रोग से ग्रस्त थे और उनका देहांत हो गया। उनके देहांत के बाद उस समय के हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने एक बच्चे को अडॉप्ट कर लिया ताकि वो आगे वंश को चला पाए, आगे वो उत्तराधिकारी बन पाए। उस समय अंग्रेजी हुकूमत ने झांसी में क्या कर रखा था? झांसी में अफीम की खेती करवाई जा रही थी, क्योंकि अफीम उगाई जाती थी और उसे बाहर बेचा जाता था कई कई गुना दामों पर। किसान जब अफीम की खेती करते थे तो उनकी भूमि बंजर होती जा रही थी। मनु ने इस पूरी परिस्थिति को समझा। लक्ष्मीबाई अब मात्र एक साधारण रानी नहीं है, वो साम्राज्ञी बन चुकी हैं। उन्होंने जिस बच्चे को अडॉप्ट किया है वो छोटा है, लेकिन लक्ष्मीबाई आज राज्य का संचालन करती हैं, सारा राज्य वही देखती हैं। और जब उन्होंने ये देखा तो उन्होंने अपनी पब्लिक को, अपनी प्रजा को मोबिलाइज करना आरंभ किया, जन जन को जाकर जागृत करना आरंभ किया। एक सोशल रेवोल्यूशन का केंद्र बन गई रानी लक्ष्मीबाई। और अब किसानों ने अफीम की खेती करने से इनकार कर दिया और दिल्ली का तख्त हिल गया। डलहौजी बुरी तरह से पीड़ित हो गया और अब उसने क्या नई पॉलिसी बनाई, आए उस ओर चलते हैं। बुझा दीप झांसी का तब डलहौजी मन में हर्षाया। राज्य हड़प करने का उसने यह अच्छा अवसर पाया। डलहौजी ने पैर पसारे, अब तो पलट गई काया। राजाओं नवाबों को भी उसने पैरों ठुकराया। चीनी राजधानी दिल्ली की लखनऊ छीना बातों बात। कैद पेशवा था बिठूर में, हुआ नागपुर का भी घात। उदयपुर, तंजौर, सतारा, कर्नाटक की कौन बिसात। जबकि सिंध, पंजाब, ब्रह्मपुर अभी हुआ था वज्रनिपात। बंगाली मद्रास आदि की, ओ बंगाली मद्रास आदि की भी तो यही कहानी थी। रानी रोई रन निवासों में, बेगम गम से थी बेजार। उनके गहने कपड़े बिकते थे कलकत्ते के बाजार। सरेआम नीलाम छापते थे अंग्रेजों के अखबार। नागपुर के जेवर ले लो, लखनऊ के लो 9 लाख हार। यूं पर्दे की इज्जत परदेसी के हाथ बिकानी थी। कुटियों में भी विषम वेदना, महलों में आहत अपमान। वीर सैनिकों
लोगों के मन में था अपने पुरखों का अभिमान। नाना धूधू पंत पेशवा जुटा रहा था सब सामान। बहिन छबीली ने रणचंडी का कर दिया तब प्रकट आवाहन। प्रारंभ उन्हें तो सोई ज्योति जगानी थी, महलों ने दी आग, झोपड़ी ने ज्वाला सुलगाई थी। यह स्वतंत्रता की चिंगारी अंतर्मन से आई थी। झांसी चेती, दिल्ली चेती, लखनऊ लपटे छाई थी। मेरठ कानपुर पटना ने भारी धूम मचाई थी। जबलपुर कोल्हापुर में भी हो, जबलपुर कोल्हापुर में भी कुछ हलचल नुकसानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। This was the time when Lord Dalhousie passed a new policy that was doctrine of lapse. एक नया नियम बनाया गया, एक नया कानून पास किया गया कि जिसके घर में अपनी संतान नहीं है उसे अब अडॉप्शन का कोई अधिकार नहीं है। अडॉप्ट की हुई संतान को उत्तराधिकारी नहीं माना जाएगा और वो पूरा का पूरा राज्य, पूरी की पूरी प्रॉपर्टी जो है वो अंग्रेजी सरकार को समर्पित हो जाएगी। इस तरह से भारत के उत्तर से लेकर भारत के दक्षिण तक और भारत के पूर्व से लेकर भारत के पश्चिम तक एक एक राज्य में इस प्रकार अंग्रेजी सरकार ने प्रताड़ना की, उत्पीड़न किया। लोग कर्रा उठे थे उस समय। और जब अंग्रेजी सरकार के दूत झांसी पहुंचे तो लक्ष्मीबाई ने खड़े होकर बुलंद स्वर में ये कह दिया, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, किसी कीमत पर नहीं दूंगी। और क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई ने जन जागरण किया था, जन आंदोलन छेड़ा था, इसलिए वहां की पूरी प्रजा इकट्ठी हो गई और सभी सामूहिक स्वर में कहने लगे कि हम अपनी झांसी नहीं देंगे, किसी कीमत पर नहीं देंगे। रानी झांसी अब रणचंडिका बन जाती है। उसने देखा कि ना सिर्फ ये प्रॉपर्टी कॉन्फिस्केट कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ महिलाओं के साथ अत्याचार, अपराध, हिंसा भी ये लोग बढ़ाते ही जा रहे हैं। चाहे वो नारी महलों में रहने वाली कोई महारानी हो या फिर वो कोई अभावग्रस्त वर्ग की नारी हो, हर नारी ही उस समय हिंसा की शिकार थी। कहते हैं कि अंग्रेजी सरकार उनके हजार मार्शल्स, हजार आर्मी मैन के लिए 10-12 भारतीय कन्याओं को उठाकर ले जाते, कोई कुछ कह नहीं पाता। Day and night they had to serve with their bodies to their officials, all those officials. Flesh trade, sex trade इतना ज़बरदस्त हमारे देश में बढ़ गया था उस समय, इसे लीगलाइज कर दिया गया था। लक्ष्मीबाई से ये बर्दाश्त नहीं हुआ और क्योंकि लक्ष्मीबाई आध्यात्मिक स्तर पर भी जागृत नारी थी, वो कोई साधारण नारी नहीं थी। उसके भीतर मन, बुद्धि, शरीर और आत्मा का ऐक्य था, संयुक्तिकरण था। यहाँ पर आत्मा का जागरण हुआ था उसके भीतर, उसके गुरु की कृपा से, सुरेंद्राचार्य महाराज की कृपा से। इसलिए ये जो अंतर ज्योति उसके अंदर जागी, अब लक्ष्मीबाई ने एक आध्यात्मिक क्रांति छेड़ दी। जनमानस को जाकर वो जागृत करने लगी आध्यात्मिक स्तर पर, और ये क्रांति इतनी बड़ी हो गई, भारत के उत्तर से भारत के दक्षिण तक ज्वालामुखी फूट पड़ा और जगह जगह वॉर छिड़ गई, युद्ध छिड़ गए। स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीरवर आएगा, नाना धूधू पंत तात्या चतुर
अजीमुल्ला सरनाम, अहमद शाह मौलवी ठाकुर, कुंवर सिंह सैनिक अभिराम, भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम। उनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, जहां खड़ी है लक्ष्मीबाई, मर्द बनी मर्दानों में। लेफ्टिनेंट वॉकर आ पहुंचा, आगे बढ़ा जवानों में, रानी ने तलवार खींच ली, हुआ द्वंद आसमानों में। जख्मी होकर वॉकर भागा, उसे अजब हैरानी थी। विजय मिली पर अंग्रेजों की फिर सेना घिर आई थी, अब के जनरल स्मिथ सम्मुख था, उसने मुंह की खाई थी। तारा और मंदरा सखियां भी रानी के संग आई थी, युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने भारी मार मचाई थी। पर पीछे हीरोज आ गया, हाय गिरी अब रानी थी, तो भी रानी मार काट कर चलती बनी सैन्य के पार, किंतु सामने नाला आया था वह संकट विषम अपार। घोड़ा अड़ा, नया घोड़ा था, इतने में आ गए सवार, रानी ये शत्रु बहु तेरे, होने लगे वार पर वार। घायल होकर गिरी सिंह ने उसे वीर गति पाने थे, उसे वीर गति पाने थे। पूरा देश रण में उतर चुका था और फिर समय आया और रानी झांसी भी रण में कूद गई। पूरे 9 दिन तक झांसी की रानी लक्ष्मीबाई युद्ध करती रही और फिर उसने अपने बच्चे को अपनी पीठ पर बांध लिया। घोड़े पर वो सवार थी, बुरी तरह से वो घायल हो चुकी थी। अब ग्वालियर के किले पर चढ़कर वो कूद गई और दूसरी ओर चली गई। अंग्रेजी सेना सैकड़ों की संख्या में उसके पीछे भाग रही है, उस पर वार कर रही है, लेकिन वो शेरनी, वो डगमगाई नहीं, वो दौड़ती जा रही है, अपने घोड़े को दौड़ाती जा रही है और वो जाकर एक संत के पास पहुंच गई। उसने संत की कुटिया में शरण ली और उसने कहा कि मैं अब ज्यादा अपनी सांसों को रोक नहीं पाऊंगी और जैसे ही मेरे प्राण निकल जाएं, मेरे शरीर को आप जलाकर भस्म कर देना, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी मृत देह भी अंग्रेजों के हाथ लगे, मेरी मृत देह के ऊपर भी कोई अत्याचार करे, ये मैं नहीं चाहती। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने जब प्राणों का त्याग किया तो उन संत ने उस कुटिया समेत उन्हें अग्नि प्रदान कर दी। वो झांसी की रानी वीर गति को प्राप्त हो गई। आज भी हमारे हृदय में वो धड़कती है, वो वीरांगना झांसी की रानी जो उस समय स्वर्ग सिधार गई। आए मिलकर हम उन्हें एक ट्रिब्यूट अर्पित करते हैं। रानी गई सिधार चिताब उसकी दिव्य सवारी थी,
तेज से तेज तेज की वह सच्ची अधिकारी थी। अभी उम्र कुल 23 की थी, मनुज नहीं अवतारी थी। हमको जीवित करने आई बन स्वतंत्रता नारी थी। दिखा गई पथ सिखा गई हमको जो सीख सिखानी थी। जाओ रानी याद रखेंगे ये कृतज्ञ भारतवासी, यह तेरा बलिदान जगावेगा स्वतंत्रता अविनाशी। जाओ रानी याद रखेंगे ये कृतज्ञ भारतवासी, यह तेरा बलिदान जगाएगा स्वतंत्रता अविनाशी। होवे चुप इतिहास लगे सच्चाई को चाहे फांसी, हो मदवादी विजय मिटा दे गोलों से चाहे झांसी। तेरा स्मारक तू ही होगी, तू खुद अमिट निशानी थी। चमक उठी सन 57 में, हो चमक उठी सन 57 में, वह तलवार पुरानी थी। बुंदेले हर बोलो ने मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ये ट्रिब्यूट देने के लिए अगर हम खड़े हो जाएं अपने स्थानों पर, मुझे लगता है वो यथोचित होगा। अगर आपको भी उचित लगता है तो आप खड़े हो सकते हैं। आइए मिलकर ट्रिब्यूट देते हैं। चमक उठी सन 57 में, हो चमक उठी सन 57 में, वह तलवार पुरानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली